Hello everyone. This is the third and last video for your second examination of accountancy जो कि कल होने वाली है 14 मई को। स्टार्ट करते हैं वीडियो को फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। एंड बिफोर दैट, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लीजिए। व्हाट इज इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर या रिस्क शेयर भी कहते हैं। इनको डिविडेंड कब मिलता है? जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिल जाएगा उसके बाद में। इफ आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर कोई प्रॉफिट नहीं बचता, मतलब प्रेफरेंस शेयर को प्रॉफिट दे दिया, उसके बाद में कोई प्रॉफिट नहीं बचा, तो इन लोगों को डिविडेंड प्रोवाइड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? अंडर 14(3) सेक्शन जो है कंपनीज एक्ट 2013 का, उसमें बताया गया है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ कंपनी शेयर कैपिटल विच कैरीज, यहाँ से इनको प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। और कहाँ कहाँ पर होते हैं ये? एक, डिविडेंड पे करने में, और दूसरा कैपिटल के रीपेमेंट में एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, मतलब डिविडेंड पहले पे किया जाएगा, और अगर कंपनी वाइंड अप हो रही है इन दैट केस इनका कैपिटल पहले पेमेंट किया जाता है। तो ये दोनों केसेस आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल? तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिस कैपिटल को मेंशन करते हैं उसको क्या कहते हैं? नेम द कैपिटल व्हिच इज मेंशन्ड इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल को कहाँ पे मेंशन किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से। सो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या हो गई? वो वाली कैपिटल जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में उसको मेंशन करके रखा जाता है, स्टेट किया जाता है, और ये मैक्सिमम अमाउंट होता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव ऑथोराइज्ड कैपिटल के लिए, ये मैक्सिमम अमाउंट होता है कैपिटल का जो उसके लाइफ टाइम में वो कैप्चर कर सकती, मेंशन करती है। और इसको इंक्रीज किया तो जा सकता है लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में। इसको नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, इशूड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का वो वाला हिस्सा जो पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया जाता है उसको कहा जाता है इशूड कैपिटल, मतलब पब्लिक के सब्सक्रिप्शन के लिए इशू किया है उसको, तो इसके लिए इसको क्या कहते हैं? इशूड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इशूड कैपिटल। मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल 10,000 का है, तो इशूड कैपिटल 9,999 का या उससे कम, या 10,000 हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कभी भी नहीं होगा। ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू इशूड कैपिटल, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये ग्रेटर होगा। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। तो कंपनी सबसे पहले होती है एक लीगल एंड आर्टिफिशियल पर्सन। तो कंपनी को एस्टेब्लिश किया जाता है बाय कंपनीज लॉ, एंड इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, लीगल एग्जिस्टेंस होता है। जैसे एक पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है कंपनी, मतलब जैसे नॉर्मल पर्सन होते हैं वैसे कंपनी क्या हो गई? एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। वॉलेंटरी एसोसिएशन, कोई भी पर्सन कंपनी में मेंबर बन सकता है बाय परचेसिंग द शेयर्स, तो वो शेयर्स परचेस करेंगे और उस कंपनी के मेंबर वो बन सकते हैं। लिमिटेड लाइबिलिटी, जिस पर्सन ने जितने शेयर्स उस कंपनी के परचेस करे हैं उसकी लाइबिलिटी उतनी ही रहेगी। मतलब अगर एक पर्सन ने 10 शेयर करे हैं और एक शेयर की कीमत 10 रुपए है, तो उसकी लाइबिलिटी कितने रुपए की हुई? 100 रुपीज की। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। रिप्रेजेंटेटिव अरेंजमेंट, कंपनी में रिप्रेजेंटेटिव के अरेंजमेंट्स होते हैं। एक मैनेजमेंट जो होता है, मैनेजमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको कहा जाता है डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वही सारे मैनेजमेंट के काम देखते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से करेंगे। तो फॉरफीचर ऑफ शेयर में क्या होता है? सबसे पहले लिस्ट बनाई जाती है उन सारे शेयर होल्डर्स की जिन्होंने अभी तक पैसे नहीं दिए हैं, तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाएगी। लिस्ट बनाने के बाद में उनको नोटिस भेजा जाएगा कि भाई आपने अभी तक पैसे नहीं दिए, तो आप पैसे दे दो, विथ उसको इंटरेस्ट भी बताया जाएगा। फिर उसके बाद में उनको एक रिमाइंडर इशू किया जाएगा। नोटिस भेजा गया है, नोटिस भेजने के बाद में भी अगर वो पैसा नहीं पे कर पाते हैं, तो उसके बाद में उनको क्या किया जाएगा? एक फाइनल नोटिस भेजा जाएगा कि भैया आप पेमेंट कर दो, रिमाइंडर वापस से उनको दिलवाया जाएगा। अगर उसके बाद भी पैसे नहीं आते हैं, तो फिर एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि भाई इतने सारे शेयर होल्डर्स हैं, इनको रिमाइंडर भेजा जा चुका है, इनको नोटिस दिया जा चुका है, अब इनके शेयर्स को फॉरफिट
करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर फिर फाइनल डिसीजन लिया जाता है। तो फोर्थ स्टेप प्रोसेस हो गई। सबसे पहले लिस्ट बनाएंगे, उनको नोटिस भेजेंगे, रिमाइंडर का नोटिस जाएगा एंड देन रिजोल्यूशन को पास किया जाएगा। नेक्स्ट, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस। तो यहाँ से आप कैरेक्टरिस्टिक्स का क्वेश्चन आ जाए, इक्विटी शेयर का या प्रेफरेंस शेयर का। तो यहाँ पे हम लोग टोटल 3 क्वेश्चन ओवरऑल कवर कर रहे हैं। एक तो ये डिफरेंस वाला, एक इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं और एक इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं। तो तीनों चीजें यहाँ पे कवर आपकी हो रही हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है या इक्विटी शेयर्स जो है, इनको क्या, ये रिप्रेजेंट ओनरशिप इन द कंपनी एंड इनके पास में वोटिंग राइट्स होते हैं। जबकि प्रेफरेंशियल होल्डर्स को प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं डिविडेंड के लिए और रीपेमेंट ऑफ द कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ कंपनी। इनके पास में वोटिंग राइट नहीं होते हैं, कुछ स्पेशल केसेस को छोड़ के। डिविडेंड यहाँ पर फिक्स नहीं होता है, यहाँ पर फिक्स होता है। तो आप यहाँ पे दो डिफरेंस भी बना सकते हैं। डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड, यहाँ पे हो जाएगा डिविडेंड इज फिक्स्ड। अब यहाँ पे डिविडेंड इज पेड ओनली इफ, ऐसे भी बना सकते हैं आप। कब? इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड सिर्फ तब पे किया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होता है। प्रेफरेंशियल होल्डर्स में इनको डिविडेंड पे किया जाता है। इक्विटी शेयर्स में क्या होता है, इनको फुल वोटिंग राइट्स होते हैं और इनको स्पेशल सर्कमस्टांसेस को अगर हम लोग छोड़ दें तो इनके पास में वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे किया जाएगा पहले, किसके बाद में? प्रेफरेंशियल होल्डर्स के बाद में। और इनको पहले पे किया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स के। इक्विटी शेयर्स हाई रिस्क वाले होते हैं क्योंकि डिविडेंड और कैपिटल दोनों ही अनसर्टेन होते हैं। जबकि प्रेफरेंशियल होल्डर्स या प्रेफरेंशियल्स जो रहते हैं, उनके पास में जो रिस्क है वो काफी क्या होती है, कम होती है, बिकॉज डिविडेंड उनको मिलेगा और रीपेमेंट में भी प्रायोरिटी प्रोवाइड की जाती है। इक्विटी शेयर होल्डर्स में कैन बी हायर इफ द कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट, मतलब इनका जो रिटर्न है, रिटर्न इनका ज्यादा हो सकता है इफ कंपनी के पास में ज्यादा प्रॉफिट हुआ तो। लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स के केस में इनका प्रॉफिट क्या रहेगा, लिमिटेड होता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर ऑफ द कंपनी कहा जाता है, जबकि ये प्रेफरेंशियल ओनर होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडवांटेज ऑफ डिबेंचर्स टू द कंपनी। तो एक कंपनी को डिबेंचर्स के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं? तो सबसे पहला, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं, ये लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं कंपनी को एंड इसका यूज एक्सपेंशन के लिए ये लोग कर सकते हैं। ये लोग मतलब कंपनी, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंशन हो गया, परचेस ऑफ मशीनरी हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, मॉडर्नाइजेशन एंड अदर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। तो इनका जो पेमेंट होता है वो कई सालों के बाद होना है, इसके लिए कंपनी को काफी टाइम मिल जाता है ताकि वो पैसा लौटाने के लिए सफिशिएंट पैसा, जो फंड्स हैं वो उनको पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करके और ज्यादा पैसा वो कमा सके। नो इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट। जो डिबेंचर होल्डर्स रहते हैं वो सिर्फ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी होते हैं, ओनर नहीं होते। अब जब वो ओनर नहीं रहेंगे तो वो कंपनी के किसी भी काम में, मैनेजमेंट में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं करते हैं, डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को वो इम्पेक्ट नहीं कर सकते हैं। एंड दिस इज द बिग बेनिफिट, बिकॉज अगर कंपनी इक्विटी शेयर्स को इशू करके फंड जनरेट करती है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या हो जाते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी, और वो मैनेजमेंट की हर एक चीज में इंटरफेयर करेंगे। लेकिन डिबेंचर होल्डर्स क्या है, क्रेडिटर ऑफ द कंपनी है एंड वो डिसीजन मेकिंग की किसी भी प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। सो ये प्लस पॉइंट है कंपनी के लिए। फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन। कंपनी हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एट ए फिक्स्ड रेट, मतलब एक बार जो तय हो गया है उसके ऊपर ही उनको पे करना है। और ये जो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन है ये हेल्प करती है कंपनी के लिए कि भाई उनको पहले से पता है कि उनका पैसा कितना खर्च होना है, फंड्स कहाँ पे अलोकेट उनको करना है। एंड फाइनेंशियल प्लानिंग अगर प्रॉपर्ली हो जाएगी तो इसकी वजह से उनका जो इंटरेस्ट टेबल रिमेन होता है वो सर्टेन होता है और प्रिडिक्टेबल है, उनको पहले से मालूम है कि मेरा कितना खर्चा होने वाला है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन कंपनी कोशिश करती है कि डिबेंचर्स के थ्रू ही वो पैसा ले। हेल्प्स इन ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। डिबेंचर्स हेल्प द कंपनी टू इंक्रीज अर्निंग ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी ज्यादा अर्न करती है, हायर रेट ऑफ रिटर्न, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू द डिबेंचर, द एडिशनल प्रॉफिट। मतलब छोड़ो, इधर से देखते हैं हम लोग कि डिबेंचर होल्डर्स या डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने लिया है, इक्विटी में अगर उनको ज्यादा अर्निंग हो जाती है, इन सच केस क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, इक्विटी से अर्निंग क्या हो गई, ज्यादा हो गई। अब यहाँ से अगर ज्यादा अर्निंग होगी
इसके कंपैरिजन में, रेट के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेंगे, प्रॉफिट का एक हिस्सा किसके पास में जाता है, शेयर होल्डर्स के पास में। तो डिबेंचर का इंटरेस्ट कम है, इक्विटी का अर्निंग ज्यादा है, तो शेयर होल्डर्स को भी बेनिफिट मिलता है। इसको कहा जाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, इकोनॉमिकल मेथड ऑफ रेजिंग कैपिटल। यस, तो डिबेंचर्स इशू करके कंपनी चीपर फंड्स का अरेंजमेंट कर लेती है, बिकॉज यहाँ पर फिक्स्ड पे करना पड़ेगा एंड ओनरशिप भी वो लूज नहीं करती है। इसकी वजह से ये इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट मेथड होता है रेजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल। एंड ये लोग क्या करते हैं, कंपनी वाले की जो बैंक का इंटरेस्ट रेट रहता है उससे कम के डिबेंचर्स ये इशू करते हैं, तो डिबेंचर्स में उनको काफी फायदा होता है। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय डिबेंचर, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स। तो डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर एक रिटन इंस्ट्रूमेंट होता है, रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी इशू करती है उन लोगों को या जिनसे उन्होंने पैसा लिया है पब्लिक से। तो पब्लिक एक डॉक्यूमेंट हो गया, एक्नॉलेजमेंट हो गया, किसका, डेट का, जो उन्होंने बोरो किया है पब्लिक से। और ये डिटेल कंटेन करता है, जैसे कि अमाउंट कितना लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना पे करना है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, मेच्योरिटी कब होगा, ये सारी इंफॉर्मेशन उस डॉक्यूमेंट के अंदर रहती है, जिसको कहा जाता है डिबेंचर। और डिबेंचर होल्डर्स को कहा जाता है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। अब डिबेंचर्स के जो टाइप हैं, ये जो आपकी मेन एग्जाम हुई थी उसमें पूछे जा चुके हैं, तो इसके लिए मैंने इनको सेपरेटली यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। देखते हैं वन बाय वन। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी आप डिबेंचर्स को एक्सप्लेन करो। तो सिक्योरिटी के बेसिस पे दो तरीके के डिबेंचर हो गए आपके, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जो सिक्योर्ड होते हैं अगेंस्ट द असेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जिनके अगेंस्ट में कंपनी के असेट्स को यूज किया जा सकता है इफ एनी केस कंपनी पे नहीं कर पाती है इंटरेस्ट को या अमाउंट को, तो डिबेंचर होल्डर्स का जो अमाउंट है वो रिकवर किया जाएगा बाय सेलिंग दोज सिक्योर्ड असेट्स। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, जहां पर कंपनी के कोई भी असेट्स के थ्रू इनको बैक नहीं किया जाता है, सिक्योर नहीं किया जाता है। और अगर ऐसे डिबेंचर्स इशू किए जाते हैं तो ओनली ऑन द बेसिस ऑफ गुडविल या फिर फाइनेंशियल रेपुटेशन ऑफ कंपनी के बेसिस पे ही किए जा सकते हैं। यहाँ पर थोड़े से इनके फीचर्स भी लिखे हुए हैं, यू कैन गो थ्रू इट। इतना डिटेल जो अपन ने किया है वो ऑलरेडी उसमें कवर हो चुका है फीचर्स में। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, तो दो तरीके के हो गए, रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से हो गए, repaid by the company after specified period either in lump sum और in installment। मतलब जो टाइम पीरियड दिया गया था उस टाइम पीरियड के बाद में इनका पेमेंट या तो इंस्टॉलमेंट में कर दिया जाता है या फिर लमसम में कर दिया जाता है। जबकि इररिडीमेबल डिबेंचर्स कौन से होते हैं, नॉट रिपेड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, दे आर रिपेबल आफ्टर ओनली, कब, जब कंपनी का वाइंड अप होगा तभी इनको पेमेंट किया जाता है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिबिलिटी, दो तरीके के हो गए, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। इनके नाम भी याद रखोगे ना तो भी चलेगा, जैसे रिडीमेबल, रिडीमेबल। रिडीमेबल, अब अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे वो कूपन्स आते हैं, रिडीम कर सकते हैं, जिनको निकाला जा सकता है। जिनको निकाला जा सकता है दैट इज रिडीमेबल, जिनको नहीं निकाल सकते हैं वो इरिडीमेबल। कन्वर्टिबल, जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकें वो कन्वर्टिबल, जिनको नहीं कर सकें वो नॉन कन्वर्टिबल। कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, इजी है। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बेयरर डिबेंचर्स, या इनको नॉन रजिस्टर्ड डिबेंचर्स भी कहा जाता है। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, वो वाले डिबेंचर्स जिनके नाम और डिटेल ऑफ होल्डर उनको रिकॉर्ड किया जाता है कंपनी के रजिस्टर में, इनको कहा जाता है रजिस्टर्ड डिबेंचर। और ट्रांसफर कैन टेक प्लेस ओनली थ्रू प्रॉपर लीगल प्रोसीजर, मतलब इनको ट्रांसफर किया जा सकता है बट सम लीगल प्रोसीजर वहां पर इन्वॉल्व होती है। बेयरर डिबेंचर्स कौन से होते हैं, बाय मेयर डिलीवरी एंड कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड, मतलब इनका जो रिकॉर्ड है वो इस रजिस्टर्ड में मेंशन नहीं होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनको नॉन रजिस्टर्ड या बेयरर डिबेंचर कहा जाता है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर, तो यहाँ पे मैंने कुछ 6 दी है, आप 4 या 5 भी याद रखेंगे तो भी चलेगा, 3-4 में भी काम हो जाएगा। तो सबसे पहले रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है डेट का, कि यहाँ पर
लिखा हुआ होता है कि भैया इस आदमी ने इतने पैसे कंपनी को दिए हैं, इतना बोरो किया है और इसका इंटरेस्ट इतना इतना रहेगा। सेकंड, फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न इंटरेस्ट। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर्स को जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड मिलेगा, वो प्री डिटरमाइंड रेट पे मिलेगा। सॉरी, मतलब कंपनी पहले से ही बता देगी जिससे वो पैसे ले रही है कि भैया आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा और इस रेट पे मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोड कैपिटल। डिबेंचर्स हमेशा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए ही लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिया जाता है। डिबेंचर होल्डर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, बिकॉज ये क्या करते हैं, लेंड करते हैं मनी कंपनी को। नो वोटिंग राइट्स। डिबेंचर होल्डर्स के पास में वोटिंग राइट नहीं होता है, वो कंपनी की मैनेजरियल प्रोसीजर में या मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। प्रायोरिटी इन पेमेंट। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी या वाइंडिंग अप जब भी होगा, अगर इन बिटवीन कंपनी का होता है तो डिबेंचर होल्डर्स को पहले पैसे पे किए जाएंगे। हम लोगों ने देखा हुआ है ऑलरेडी ऑर्डर ऑफ पेमेंट, तो इनको पहले पैसे दिए जाएंगे एज कंपेयर टू शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन डिबेंचर एंड शेयर। तो डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर बोरोड कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं जो कंपनी बोरो करती है, वेरेज जो शेयर्स होते हैं वो ओन कैपिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। नेचर, डिबेंचर जो है वो डेट होता है कंपनी का, जबकि शेयर्स ओनरशिप को रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन ऑफ होल्डर, डिबेंचर होल्डर को कहा जाता है क्रेडिटर्स, शेयर होल्डर्स को कहा जाता है ओनर्स। रिटर्न, डिबेंचर होल्डर्स को फिक्स्ड रेट का इंटरेस्ट प्रोवाइड किया जाता है, जबकि शेयर होल्डर्स जो रहते हैं उनको डिविडेंड पे किया जाता है फ्रॉम द प्रॉफिट। वोटिंग राइट्स, डिबेंचर होल्डर को वोटिंग राइट नहीं मिलते हैं, शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट मिलते हैं। डिबेंचर होल्डर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जबकि शेयर होल्डर्स जो हैं उनको वोटिंग राइट मिलता है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन वो कंपनी की मैनेजरियल जो भी प्रोसीजर होती है, डिसीजंस जो होते हैं उसमें पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। डिबेंचर्स, इनको बैलेंस शीट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर दिखाया जाता है और शेयर्स को शेयर होल्डर्स फंड के अंदर दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन हेड सब हेड में भी आपसे पूछा जा सकता है। इफ यू विश, आप लोग ये 4 पॉइंट याद कर सकते हैं, ये थोड़े इजी भी हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा। शुरू के 3 में ओनर्स एंड क्रेडिटर्स के ऊपर ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन अकाउंटिंग रेशियो। तो अकाउंटिंग रेशियो क्या होते हैं? ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं जो रिलेशनशिप बताते हैं इंटर रिलेटेड अकाउंटिंग टर्म्स के बीच में, और ये फिनेंशियल स्टेटमेंट से इनको लिया जाता है। अकाउंटिंग रेशियो की वजह से क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है उस कॉम्प्लेक्स डेटा को आसानी से समझा जा सकता है, एंड ये हेल्प करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ को अंडरस्टैंड करने में। इनको क्लासिफाई किया जाता है लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी और एक्टिविटी रेशियोज के फॉर्म में, और इनका यूज अलग अलग एनालिटिकल पर्पस के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रेशियो एनालिसिस। क्या फायदा होता है, उद्देश्य क्या होता है इसको करने से? तो कंपनी की जो इफिशियंसी है, प्रॉफिटेबिलिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, इसको मेजर करने के लिए, इसको मापने के लिए अकाउंटिंग रेशियो या अकाउंटिंग के जो रेशियो एनालिसिस है वो किए जाते हैं। और सेकंड बेनिफिट, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। तो सेम पॉइंट हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं बट थोड़ा सा डिफरेंट मैनर में देख लेते हैं। अकाउंटिंग रेशियो की वजह से बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन हमें पता चलती है, एंड ये बताते हैं कि जो बिजनेस है वो प्रॉफिट अर्न कर पाएगा, डेट टाइम पे कर पाएगा या नहीं, और जो भी उसके रिसोर्सेज हैं उनका वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है या नहीं। रेशियोज की वजह से कंपैरिजन करना इजी हो जाता है। कंपनी खुद का एनालिसिस कर सकती है, कंपैरिजन कर सकती है कि प्रीवियस ईयर में कितना कमाया था, इस साल कितना कमाया, या प्रीवियस क्वार्टर में कितना कमाया था, अभी कितना कमाया। अलोंग विद दैट कंपनी दूसरे जो बिजनेस है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उन कॉम्पिटिटर्स के साथ में भी कंपैरिजन करके अपनी प्रोग्रेस को, परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, ये हेल्प करते हैं मैनेजमेंट की डिसीजन लेने में। अब डिसीजन कहाँ कहाँ पर? इन्वेस्टमेंट के, कॉस्ट कंट्रोल के, प्राइसिंग के, एंड फ्यूचर प्लानिंग के, इतने सारे डिसीजन लेने में ये अकाउंटिंग रेशियो हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अकाउंटिंग रेशियोज आर यूजफुल फॉर इन्वेस्टर्स। तो वही स्टेक होल्डर वाली बात आ गई, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, बैंक। बिकॉज ये सारे लोग जब तक जज नहीं करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, लिक्विडिटी कैसी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, ना तो वो इन्वेस्ट करेंगे,
इन्वेस्टर पैसे लगाता है, क्रेडिटर्स उधार देता है, बैंक वाले लोन देते हैं। तो ये कब देंगे? जब ये सारी चीज़ें आपकी अच्छी होगी, तो ही वो आपको पैसा देंगे, तो ही वो आप में इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं करते हैं। बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न रेशियो एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी? द फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? ये एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन का, जिसमें सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ एंड पोजीशन को मेंशन करके रखा जाता है। इसमें बैलेंस शीट आती है, प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट आता है और नोट्स टू अकाउंट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो इम्पोर्टेंस है वो अलग अलग लोगों के लिए है, जैसे मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट को अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन ले लेके कई सारे डिसीजंस उनको लेने होते हैं। तो मैनेजमेंट को क्या है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी ओनर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट को अच्छे से सिक्योर करे और उसको इंक्रीज करे, उसकी वैल्यू को बढ़ाए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये हेल्प करेगा टू आइडेंटिफाई कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की हेल्थ अभी कैसी है और उनको किस पे काम करना ज्यादा जरूरी है, उनका फोकस कहाँ पर होना चाहिए। इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों जो इन्वेस्टर्स रहते हैं वो क्या करेंगे कि वो देखेंगे कि उन्होंने अपना जो पैसा लगाया है वो प्रॉपर्ली काम कर रहा है, उनकी इनफ इनकम जनरेट हो रही है या नहीं हो रही है। और ये सारी कहाँ से इंफॉर्मेशन पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, कि ऑर्गेनाइजेशन का इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी कितनी है, करंट वैल्यू ऑफ शेयर्स कितना जा रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स चूज करेगा कि उसको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। बैंक एंड अदर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, एस बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लोन, लोन देंगे ये, तो क्या होगा? उनका इंटरेस्ट रहेगा ये जानने में कि बिजनेस किस तरह से काम कर रहा है। और वो जो प्रोग्रेस है, जो प्रोजेक्ट उन्होंने किया था, मान लो कुछ उनके प्लान होंगे, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, एम्स होंगे कि उन्होंने वो सेट करे थे और वो उनको अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। अगर वो अचीव कर पा रहे हैं देन इट इज ओके, बिकॉज उनका जो अमाउंट है लोन का वो रिकवरी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा। तो इसके लिए बैंक के लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करना या रीड करना काफी जरूरी होता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉइज एंड ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियंस और जो एम्प्लॉइज होते हैं उनको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इसके लिए जरूरी होती है बिकॉज उनकी जो डिमांड्स हैं वो डिपेंड करेगी किसके ऊपर? फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर। एंड वहां पे काम करना भी है या नहीं करना है, दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बिकॉज अगर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं पा रही है देन हाउ दे आर गोइंग टू प्रोवाइड द सैलरीज। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो वेजेस है इसके ऊपर इम्पेक्ट आएगा, अलाउंस के ऊपर इम्पेक्ट आएगा, बोनस के ऊपर इम्पेक्ट आएगा। तो इन सब की वजह से वो डिसीजन ले पाएंगे अगर उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखा है तो, कि भाई फायदेमंद होगा यहाँ पे काम करना या नहीं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एजेंसीज। तो गवर्नमेंट को क्या होता है? टैक्स मिलता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो गवर्नमेंट एजेंसीज उनको रीड करती है बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, जैसे सेबी हो गया। और गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है कि भाई नेशनल इनकम अच्छी हो पा रही है इनके थ्रू या नहीं। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो फर्निश होती है। और ये और इंश्योर करते हैं कि जितने भी लीगल प्रोविजंस बना के रखे हुए हैं गवर्नमेंट ने, जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बना के रखे हुए हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या नहीं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजंस इन सारे लोगों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बहुत जरूरी होता है। लिमिटेशन क्या होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये करंट सिचुएशन नहीं करते बिकॉज ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इनको बनाया जाता है। तो ये करंट जो सिचुएशन है ये शो नहीं करेंगे। नेक्स्ट, असेट में नॉट रियलाइज। अकाउंटिंग जो है वो सर्टेन पीरियड के लिए की जाती है और कुछ एसेट ऐसे भी होते हैं जो रियलाइज ना हो लेकिन फिर भी उनकी कुछ वैल्यू को लेके रखा जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो वैल्यू है हमारी वो नॉट रियलाइज्ड वैल्यू भी हमको मिल सकती है। नेक्स्ट, बायस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो आउटकम्स हो सकते हैं उनको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स का यूज करके, कन्वेंशंस का यूज करके या फिर पर्सनल जजमेंट के बेसिस पे डिफरेंट सिचुएशंस में जो अकाउंटेंट्स रहते हैं वो थोड़ा बहुत मैनिपुलेट कर सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यहाँ पर बायसनेस आने के चांसेस होते हैं। एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो रहते हैं वो एग्रीगेट इन्फॉर्मेशन शो करते हैं, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शो नहीं करते हैं। एंड इसकी वजह से यहाँ से डिसीजन लेना, आप अगर कह दे कि 100% सही होगा तो वो थोड़ा सा डाइसी हो सकता है। वाइटल इन्फॉर्मेशन मिसिंग। बैलेंस शीट में जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी तो मतलब शो तो करते नहीं है, सिर्फ नंबर्स होते हैं। तो नंबर्स जो है मान लो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हुआ, तो लॉस होने का रीजन क्या है ये आपका बैलेंस शीट में मेंशन नहीं है और आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बैलेंस शीट ही दिखाओगे। तो इसकी वजह से
क्या होता है, एक जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, खास जानकारी जो है वो वहाँ पे आपको मिसिंग नज़र आएगी। व्हाट इज मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एनालिसिस ही रिप्रेजेंट करता है कि जो डेटा हमारे पास में है फाइनेंशियल डेटा, उसकी डिटेल में स्टडी करना, जिसके अंदर बैलेंस शीट आती है, इनकम स्टेटमेंट आता है, कैश फ्लो का स्टेटमेंट आता है। इसके एनालिसिस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस से जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन रहती है, कॉम्प्लेक्स फिगर्स जो रहते हैं, उनको आसानी से समझा जा सकता है। और ये हेल्प करता है इवेल्युएट करने में ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड एफिशिएंसी। इसके एनालिसिस से इन्वेस्टर्स को, मैनेजमेंट को, क्रेडिटर्स को एंड रेगुलेटर्स को काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है और वो सही फाइनेंशियल डिसीजन ले पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट थ्री ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के तीन ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या होते हैं? तो पहला, ये ऑपरेशनल एफिशिएंसी को और प्रॉफिटेबिलिटी को समझने में मदद करता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल पोजीशन जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, उसको एसेस करने में ये हमारी हेल्प करता है, जिसमें लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी और स्टेबिलिटी तीनों आ जाती है। एंड देन ये डिपेंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन जो है या स्टेक होल्डर्स जो हैं सारे के सारे वो प्रॉपर डिसीजन ले पाए। स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हो गए? मैनेजमेंट, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स एंड गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो इसकी लिमिटेशंस क्या-क्या हैं? तो सबसे पहले, ये पास्ट डेटा के ऊपर डिपेंडेंट होता है और ये फ्यूचर के लिए कोई भी डेटा एक्यूरेटली रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट, डिफरेंट अकाउंटिंग मेथड्स। अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके की अकाउंटिंग मेथड्स का यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से आप कंपैरिजन कम कर पाएँगे या उतनी एक्यूरेसी के साथ में नहीं कर पाएँगे जितना कि आप कर सकते हैं। एंड ये क्यों हो रहा है? बिकॉज़ अकाउंटिंग की मेथड्स क्या हो गई हैं, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। नेक्स्ट, ये नॉन फाइनेंशियल डेटा जो है उसको, एस्पेक्ट जो है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। किसी-किसी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट अच्छा होता है, किसी की रेपुटेशन अच्छी होती है, ऑर्गेनाइजेशन का लेबर के साथ में रिलेशनशिप कैसा है, ये सारी नॉन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है, या आप यूँ कहें कि क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है। सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है वो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करता है और ओनली क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन के ऊपर ही ये बेस्ड होता है, और उसके बेसिस पे सफिशिएंट डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं। तो ये इसकी एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है? पहला हो गया आपका सिग्निफिकेंस फॉर मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को टाइम मिल जाता है, हेल्प मिल जाती है कि वो कंपेयर कर सके दूसरे बिजनेस के साथ में, और जो भी उसके आउटकम्स हैं वो उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, पॉलिसीज वो इफेक्टिवली बना सकते हैं बाय अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन्वेस्टर्स के लिए कि प्रीवियस ईयर का डेटा जो अवेलेबल है उसको कंपेयर करेंगे करंट ईयर के साथ में, देन वो देखेंगे कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सिग्निफिकेंस फॉर क्रेडिटर्स एंड डिबेंचर होल्डर्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास में सफिशिएंट पैसा है, लॉन्ग टर्म उसकी सॉल्वेंसी अच्छी है, तो ही लोग उसको पैसा देंगे, लोन देंगे, क्रेडिट पे अमाउंट प्रोवाइड करवा पाएंगे। और डिबेंचर होल्डर्स के लिए, क्रेडिटर्स के लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, बिकॉज अगर उनके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगी तो हो सकता है वो ऐसी कंपनी को पैसे दे दे जो उसको पैसे को वापस दे ही नहीं पाएगी। तो इसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस बहुत जरूरी हो जाता है यहाँ पर। सिग्निफिकेंस फॉर गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को डेवलप करती है। तो इसके एनालिसिस से गवर्नमेंट को पता चलता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए पॉलिसीज डेवलप करना है, फॉर्मेशन करना है, और उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर तरीके से हो पा रहा है या नहीं। और जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है गवर्नमेंट, वो भी इनके बेसिस पे ही डेवलप करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो वाला स्टेटमेंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, जो बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसा है, कैश का इनफ्लो एंड कैश इक्विवेलेंट्स का आउटफ्लो इनफ्लो कैसा है अकाउंटिंग पीरियड के अंदर। इसको क्लासिफाई किया जाता है तीन एक्टिविटीज में: ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को लिक्विडिटी पता चलती है कि उनके पास में कैश कितना है, एंड कैश के मैनेजमेंट को वो इफिशिएंटली कर पाएंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव एंड लिमिटेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन साथ में नहीं आएगा, ऑब्जेक्टिव का अलग आएगा, लिमिटेशन का अलग आएगा, अगर आया तो। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है फर्स्ट पेज की कि कितना इनफ्लो है कितना आउटफ्लो है। ऑर्गेनाइजेशन के इनफ्लो ज्यादा होना चाहिए, आउटफ्लो कम होना चाहिए। ये लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी एंड रीपेमेंट की एबिलिटी को समझने में हेल्प कर देता है।
कैश की प्लानिंग और बजटिंग में ये हेल्प कर देता है हमारी। तो हेल्थ मैनेजमेंट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके डिसीजन लेने में ये हेल्प करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। नेक्स्ट, लिमिटेशंस। तो नॉन कैश आइटम्स को ये इग्नोर करता है, ये इसकी लिमिटेशन है, जैसे डिप्रिशिएशन या अमोर्टाइजेशन। देन इट कैन नॉट रिप्लेस, ये जो कैश फ्लो का स्टेटमेंट है ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को या बैलेंस शीट को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डेटा के ऊपर और प्रिडिक्टिव नहीं है। इट डज नॉट कंसिडर प्राइस लेवल में जो भी चेंजेस होते हैं उनको ये कंसिडर नहीं करता है। तो ये यूजफुल टूल तो है, लेकिन कुछ इसमें कमियां हैं। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा कंटेंट आपको। आई होप आपके अच्छे परसेंटेज बन जाए, मार्क्स आपके काफ़ी अच्छे आए एग्जामिनेशन के बाद में। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका पेपर कैसा गया। थैंक यू।